This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद है हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जमीन के नीचे पानी का स्तर 2 मीटर सालाना की दर से घटता जा रहा है। बिल्डर क्या तोड़ रहे हैं भूजल कानून, नजर रखने के लिए एनजीटी ने बनाई 7 सदस्यों की समिति। रिहायश और निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और अब 24 घंटे में 2 BHK का मजबूत मकान बनकर हो रहा है तैयार। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों के लिए ठंडे पड़े बाजार में मकान बेचना ही उनकी अकेली परेशानी नहीं है। उनके लिए एक बड़ी चुनौती है कम से कम पानी इस्तेमाल करके अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करना, खास तौर पर तब जब ग्राउंड वाटर को कंस्ट्रक्शन के काम के लिए इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जमीन के नीचे पानी का गिरता स्तर सुर्खियों में है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के आंकड़ों के हिसाब से भूजल 2 मीटर सालाना की रफ्तार से गिरता जा रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इलाके के 330 प्रोजेक्ट्स 2 लाख लीटर पानी जमीन से खींच रहे हैं। Everywhere the groundwater is going down and it is almost touching the rocks. So it's a high... पानी बहुत ही नीचे चला गया है। निर्माण में भूजल को रोकने के लिए कानून सख्त करना होगा। This thing stops and it stops in the NCR region around Delhi, which is right now become a hot spot for the real estate developers. 2013 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिल्डरों को इस मामले पर आड़े हाथों लेते हुए निर्माण के लिए जमीन से पानी निकालने पर रोक लगा दी थी। अब एनजीटी ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ये देखने के लिए कि उस फैसले का कौन उल्लंघन कर रहा है, 7 सदस्यों की एक समिति बनाई है। कुछ ही डेवलपर्स ऐसे हैं जिन्होंने पानी बचाने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। जितनी भी अब कंस्ट्रक्शन साइट चल रही हैं उसमें हम इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं कि जहाँ पे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और आफ्टर कंस्ट्रक्शन जब लोग रहेंगे तो पानी की रिक्वायरमेंट को मिनिमाइज़ और रिसाइकिल वाटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसमें कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हम जितना भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमने सभी बिल्डिंगों में लगाए हैं, जितना भी पानी रूफ टॉप पे कलेक्ट होता है डायरेक्टली रेन वाटर में जाता है, सो दैट ग्राउंड वाटर का जो है डिप्लीशन वहाँ पे ना हो। इसी तरह से जो फिटिंग या फिक्सचर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका जो है वो वाटर टर्न उसको बोलते हैं, मिनिमाइज। जब आप टैप खोलेंगे तो जो पानी का जो फ्लो है वो कंट्रोल्ड होता है, तो एक बार में जो नॉर्मल टैप से जितना पानी निकलता है उसमें वो पानी कम यूज़ होता है। इसी तरह से डुअल प्लम्बिंग सिस्टम हमने सारे बिल्डिंग्स के अंदर फिट किया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए चिंता की बात यह है कि 7 साल के भीतर एनसीआर के इन इलाकों का भूजल स्तर सुरक्षित से घटकर अति शोषित वर्ग में आ गया है। टैप्स खोलते हैं तो उसमें पानी ही नहीं मिलता है, तो पानी की स्कैरसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा, इट इज़ रनिंग, वी आर इनटू डीप ट्रबल बिकॉज ऑफ दैट। सुबह से ही हमारा सारा शेड्यूल ख़राब होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा पार्क्स में बहुत जगह इन्होंने वाटर पंप्स लगाए हैं, हैंड पंप्स लगाए हैं, बट हैंड पंप्स में भी आजकल ज़रा सा भी पानी नहीं है, तो ये पानी की जो समस्या है ये बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन। केंद्रीय भूजल बोर्ड चाहता है कि पानी की कमी और बढ़ते हुए निर्माण पर काबू पाने के लिए नोएडा में एक परिवार एक मकान नीति लागू की जाए।
उदार अर्थव्यवस्था के लिए ऐसे सुझाव के बजाय बारिश के पानी को बचाकर जमीन के पानी को बहाल करने जैसी तरकीबें ज्यादा कामयाब हो सकती हैं। नई दिल्ली से अनीता ओझा, एनडीटीवी। तो पानी की कमी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में पानी इस्तेमाल होता है। अब वो पानी कहाँ से आता है और किस तरह से, किस मात्रा में इस्तेमाल होता है, ये सवाल हमेशा खड़ा रहता है। क्या इसका असर भूजल के स्तर के ऊपर पड़ता है? ये सारी चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रेम सिंह जैन, जो कि चेयरमैन है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के, विक्रांत तोगंड है जो कि एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं, और अभय कुमार हैं जो कि सीएमडी हैं गृह प्रवेश बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के। आप सबका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शुरुआत तो सबसे पहले डॉक्टर जैन आपसे करना चाहेंगे जी। क्या एक ग्रीन तरीके से कम पानी के इस्तेमाल के साथ कंस्ट्रक्शन करना, क्या ये मुमकिन है या एक ये मिथ ही है रियल एस्टेट में? जी नहीं, मुमकिन ही नहीं, ये एक्चुअली हो रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि नोएडा में, दिल्ली में काफ़ी बारिश आती है। हर एक बिल्डिंग को बनाने से पहले अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविज़न कर लें, जो कि कानूनी चाहिए, हर एक बिल्डिंग के साथ अगर हम जितना भी बारिश का पानी आता है उसको स्टोर करें, जो अल्टीमेटली हमें करना ही पड़ेगा। तो मेरा अपना अनुमान ये है और हमारा ये एक्सपीरियंस भी रहा है कि इतना पानी इकट्ठा हो जाएगा कि आपको कंस्ट्रक्शन के लिए ज़मीन से दूसरा पानी लेना ही नहीं पड़ेगा, म्यूनसिपैलिटी से पानी नहीं खरीदना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पहले अपना रेन वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए, जो आपके बाद में भी काम आएगा, और उसका पानी आप इस्तेमाल कीजिए कंस्ट्रक्शन करने के लिए। जी, अब है आप डेवलपर कम्युनिटी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप हमें बताइए कि किस तरह के कदम आप लोग उठाते हैं कि क्योंकि अगर पानी कम हो जाएगा, स्तर गिरेगा, तो इसका आगे जाकर नुकसान आप ही लोगों को होगा। तो किस तरह के कदम उठाए जाते हैं? देखिए, इसको दो भाग में बांटा जाए। एक तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करते हैं और क्या किया जा सकता है, और एक आफ्टर कंस्ट्रक्शन क्या किया जा सकता है। तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जैसा कि जैन साहब ने बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है जिसको आदमी यूज़ में ला सकता है। अब जैसे देखिए कि 800 mm के आसपास बारिश होती है नोएडा में। मैं नोएडा का एग्जांपल देता हूँ। तो अब सपोज़ कीजिए कि 5 एकड़ की प्लॉट है, तो एक साल में आप सारा वेस्टेज को भी हटा दें तो करीब करीब 1 करोड़ लीटर पानी इकट्ठा आप कर सकते हैं। और उस पानी को रिचार्ज कीजिए, आपका ज़मीन में जो वाटर लेवल है वो डिप्लीट होने के बजाय उसको और इम्प्रूव करते हैं। और उसके बाद वो पानी को आपको यूज़ करने के लिए, जैसे 4 साल में एक कंस्ट्रक्शन में ये लगता है 4 करोड़ लीटर हो गए। 4 करोड़ लीटर इज़ मोर देन सफिशिएंट टू कंस्ट्रक्ट। और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि इवन एसटीपी वाटर, जैसा ग्रीन एनजीटी ने सजेस्ट किया है कि एसटीपी वाटर ही यूज़ करना है, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मतलब जब आप डिगिंग के समय एक एक्सकेवेशन करते हैं, उसी वक्त आप एक पिट और बना दें जिसमें आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। इससे आपकी सारी परेशानियाँ सॉल्व हो जाएंगी। तो विक्रांत, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? कि सुनने में तो ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या ये कोई करता है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ समस्या क्या है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। समस्या ये नहीं है कि कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डर पानी निकाल रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर को। समस्या ये है जो वो लोग बेसमेंट बना रहे हैं, बेसमेंट के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जो खुदाई हो रही है, उसमें जो पानी निकल रहा है, क्योंकि मोस्टली प्रोजेक्ट रिवर बेड के पास है और वहाँ वाटर लेवल बहुत हाई है। तो वो जो फाउंडेशन तैयार करने के लिए जो ग्राउंड वाटर का इलीगली एक्सट्रैक्शन हो रहा है और फाइनली वो वाटर ड्रेन में जाते हैं या ओपन एरिया में वो लोग डाल रहे हैं, तो वो बड़ा लॉस है, उसे डी वाटरिंग बोलते हैं। तो डी वाटरिंग की वजह से यहाँ ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हुआ है। इसी वजह से हम लोग एनजीटी गए, 2013 में केस फाइल हुआ। एनजीटी ने सख्त निर्देश दिए कि आप किसी भी पर्पज़ के लिए, बिल्डर किसी भी पर्पज़ के लिए अंडरग्राउंड वाटर यूज़ नहीं कर सकते। आज 350 प्रोजेक्ट नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा में चल रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। सभी ने लगभग बेसमेंट बनाने के लिए ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन किया है, जिसे नाले नदी में डाला जाता है। वो बड़ी प्रॉब्लम है। कंस्ट्रक्शन में ग्राउंड वाटर यूज हो रहा है, वो उसके से ज़्यादा ये प्रॉब्लम बड़ी है कि डी वाटर करना पड़ रहा है। तो क्यों ना बेसमेंट कम बनाए जाएं। बेसमेंट कम बनाने की बात यहाँ पर विक्रांत उठा रहे हैं। तो डॉक्टर जैन, ये डी वाटरिंग क्या वाकई में एक समस्या है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? और क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए भी एक बड़ी अजीब सी धर्म संकट हो जाएगा, क्योंकि उनको पार्किंग भी देनी है, तो बेसमेंट बनाना ज़रूरी है। तो
आप क्या मानते हैं इस मुद्दे पर? नहीं, मेरे ख्याल से जो विक्रांत कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब बिल्डर ज़मीन खरीद रहे हैं, इतनी एक्सपेंसिव ज़मीन खरीदेंगे तो उनका मोस्ट यूटिलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा। और जो आप ठीक कह रहे हैं कि बेसमेंट उनको पार्किंग करना बहुत ज़रूरी है, हर एक आदमी के पास गाड़ी वो कहाँ खड़ी करेंगे, तो बेसमेंट तो हमारे को मस्ट है और हमारे को वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मेरा अपना ख्याल है, विक्रांत ठीक कह रहे हैं कि जो पानी हम डीवाटरिंग के समय फेंकते हैं उसको फेंकने के बजाय स्टोर किया जा सकता है, उसको वापस ज़मीन में डाला जा सकता है। और हमारे ऐसे बहुत तजुर्बे रहे हैं। आपको बड़ी खुशी होगी जान के, पिछले हफ्ते हमारे आईजीबीसी में 300 करोड़ स्क्वायर फीट रजिस्टर हुआ है, जिसमें 150 करोड़ स्क्वायर फीट सिर्फ घर हैं। वो घर जो बनेंगे उसमें पानी कम से कम इस्तेमाल होगा, बनाते वक्त भी और यूज़ करते समय भी। और बहुत ज़रूरी है कि हमारा देश ये ग्रीन बिल्डिंग की इस प्रथा को माने, आगे चले, हमारे पानी की कम बचत, ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें, कम इस्तेमाल करें, कंस्ट्रक्शन के समय भी और यूज़ करने के समय भी। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा हाँ। कि इसमें क्या है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पार्किंग नहीं बनाई जाए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे नोएडा अथॉरिटी की हम बात लें तो पार्किंग के नॉर्म्स फिक्स्ड हैं कि इतने फ्लैट बना रहे हैं तो आपको इतनी पार्किंग बनानी है, इतनी बेसमेंट पार्किंग बनानी है। बेसमेंट पार्किंग के ऑल टुगेदर अलग नॉर्म्स हैं, तो पार्किंग तो बनानी ही है। अब समस्या आ गई कि पानी जो डिवाटरिंग होती है उसको क्या किया जाए, उस पानी को स्टोर करके उसी पानी से रिचार्ज, उसी पानी को रिचार्ज किया जाए, जिससे जो डिप्लीशन हो रही है पानी की वो नहीं हो, और उसके बाद आप उस पानी को यूज़ करते हैं तो आपको जरा भी समस्या नहीं आने वाली है। अब मैं पिछले इस पर एक बात बताना ये छूट गया था, जो कि जब कंस्ट्रक्शन के बाद जो ये होता है, जब लोग आके रहने लगते हैं, उस समय पानी की आप बचत कैसे कर सकते हो। उस समय आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं उससे आप मैक्सिमम अबाउट 70% पानी को ट्रीट कर सकते हो। ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर दोनों होता है। ग्रे वाटर तो पूरा से पूरा ही ट्रीटेबल है, उसको ट्रीट करके आप रीयूज़ करो, गार्डनिंग में आप रीयूज़ करो, फ्लश में आप रीयूज़ करो, बहुत सारे अलग अलग जगह में। जो बचा हुआ पानी है उसको फिर से रिचार्ज करने के लिए ग्राउंड में डाल दो, तो इससे जो पानी का जो डिप्लीशन है वो नहीं होगा। तो इससे आपको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन दोनों आपको ये समस्या का समाधान मिल जाता है। तो विक्रांत, यहाँ समस्या चलिए वो आ गई है कि अब प्रैक्टिकलिटी देखें या एनवायरनमेंट को देखें, लेकिन एनजीटी की तरफ से भी ये डी वाटरिंग के मुद्दे पर कुछ कहा गया या सिर्फ कंस्ट्रक्शन की ही बात थी? बिल्कुल, देखिए नोएडा में मोस्टली प्रोजेक्ट में 3 से 4 साल तक भी पानी निकाला गया है, क्योंकि बिल्डिंग बनने के बाद, बेसमेंट बनने के बाद भी ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर ओवरफ्लो हुआ है। तो ये जो डी वाटरिंग है ये 3, 4 या 5 साल तक भी किया जाता है, ज़्यादातर जहाँ रिवर बेड के एरियाज़ हैं। तो ये प्रॉब्लम केवल कंस्ट्रक्शन फेज़ में नहीं है, बाद में भी ये प्रॉब्लम आता है। अगर आपके यहाँ पानी 20 फीट पे अवेलेबल है अंडरग्राउंड वाटर, तो आप 30 फीट बेसमेंट कैसे बना सकते हैं, वो थोड़ा मुश्किल है, और उससे आपके फाउंडेशन स्ट्रक्चर भी बहुत कमज़ोर हो सकता है। ऐसा दिल्ली में कई जगह हुआ है कि फाउंडेशन बहुत कमज़ोर हो गए, एक हॉस्पिटल का भी साउथ दिल्ली में हुआ। तो प्रॉब्लम ये है कि अंडरग्राउंड वाटर ओवरफ्लो करता ही है, क्योंकि वाटर टेबल इतना हाई है। अब रही एनजीटी की बात, एनजीटी ने रोक लगाई है, लेकिन अभी भी बिल्डर्स इलीगली ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जिससे गाँवों का पानी बहुत तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है। गाँव में जो नलकूप हैं, बोरवेल हैं, वो काम करना बंद कर चुके हैं, और वेस्टेज हो रहा है वाटर का बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन साइट पे, हम इजीली देख सकते हैं। और कहने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से पानी आ रहा है, ऑन रिकॉर्ड आ रहा है, जबकि हकीकत यह है कि अभी भी बोरवेल के थ्रू कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अभी भी डी वाटरिंग हो रही है। जी, तो डॉक्टर जैन, क्या ये एक बैलेंस मेंटेन करना डेवलपमेंट के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में, एक तरह से ये एक वही क्लासिक डिबेट आ गई है सामने हमारे, तो क्या ये प्रॉब्लम आप भी देख रहे हैं? नहीं, मेरा अपना ख्याल है, जो विक्रांत बोल रहे हैं वो बात ठीक कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे को डी वाटरिंग करके पानी दोबारा से नदी में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसमें गंदा पानी हम फेंक रहे हैं बजाय साफ़ पानी यूज़ करने की। लेकिन मेरा अपना तजुर्बा ये रहा है, मैं नोएडा में, मेरा ऑफिस है, मैंने अपना ऑफिस नोएडा में बनाया है, उसमें करीब 10 फुट नीचे भी गया हूँ मैं। उसमें हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जो शुरू से हमने शुरू किया था। और मेरा अपना कहना ये है, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी ये रहा है नोएडा में बनाने में अपनी बिल्डिंग को, कि जितना हमारा पानी निकलता है उसको अगर हम स्टोर करें तो हमारा सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, बजाय उसको बाहर के कनेक्शन देने की। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूँगा कि नोएडा अथॉरिटी को बंद कर देना चाहिए, कोई म्यूनसिपल कनेक्शन नहीं मिलेगा रेन वाटर के लिए या स्टॉर्म वाटर के लिए
या स्वेज वाटर के लिए अपनी मुश्किल आप अपने आप हल करो, अपना पानी अपने आप स्टोर करो, गंदे पानी को भी साफ़ करो, उसको दोबारा से इस्तेमाल करो। नोएडा बहुत प्रोग्रेसिव है इसके लिए। नोएडा इज़ द फर्स्ट द म्यूनसिपैलिटी जिसने कि ऑलरेडी एक्स्ट्रा FAR दिया ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए। हमारी सबसे ज़्यादा बढ़त NCR एरिया में नोएडा में हुई है, क्योंकि बड़े फोर्थ लुकिंग थे वो। मेरा अपना ख्याल है कि ये समस्या हल हो सकती है अगर आप डी वाटरिंग के समय और रेन वाटर पानी को इस्तेमाल, उसको स्टोर करें और उसको इस्तेमाल करें। अभय, क्या बिल्डर्स के अंदर ये मंशा आप देखते हैं, क्योंकि आपका खुद का प्रोजेक्ट जो है आपने ग्रीन प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की है, लेकिन बाकी बिल्डर्स के अंदर आप किस तरह की मंशा देखते हैं? क्या एनवायरनमेंट को बिजनेस के साथ लेकर चलने की मंशा है कि नहीं? देखिए, इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। जैसा कि विक्रांत ने बताया कि डी वाटरिंग जो हो रही है वो उसको उस पे रोक नहीं लग रहा है। जैसा STP के पानी सिर्फ पेपर पे ही हैं, वो यूज़ नहीं हो रहे हैं। ऐसा मोर और लेस इनका बात सही है, लेकिन आप ये देखिए कि इसके लिए गवर्नमेंट ने किस तरह के नॉर्म्स बनाए हैं। अब यहाँ पर क्या है कि किसी भी चीज़ में एक नॉर्म्स बना दीजिए और उसको बोलिए कि हर आदमी उसको इम्प्लीमेंट करो, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो उसको रूल्स को ब्रेक करने की टेंडेंसी लोगों में होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा कि ग्रीन बिल्डिंग का ये है कि ग्रीन बिल्डिंग के लिए एडिशनल FSI मिलता है, आपको ऑल ओवर इंडिया इसके लिए इंसेंटिव्स मिलते हैं। उसी तरह यदि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और आपको इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से आप पानी को रीयूज़ करते हो, उसके लिए भी कुछ और एडिशनल इंसेंटिव दे दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बिल्डर इससे पीछे हटेंगे। हर बिल्डर इस चीज़ को अपनाएंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि ये ग्राउंड वाटर डिप्लीट होना बंद हो रहा है, ग्राउंड वाटर ऑलरेडी और इम्प्रूव होगा उसके बाद। तो विक्रांत, आप कुछ यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, प्रॉब्लम ये आ रहा है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का। एक्सट्रैक्शन तो हम लोग कर ही रहे हैं, मिसयूज़ भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ कंक्रीटाइजेशन जितना बढ़ रहा है उसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। बारिश का जितना भी पानी पहले आता था, अगर हम नोएडा ग्रेटर नोएडा की बात करें, गुड़गांव की बात करें, ये सब फील्ड्स थे, एग्रीकल्चर बेल्ट थी, तो रेन वाटर आया वो कलेक्ट होकर नीचे चला जाता था। अब सब कंक्रीट का जंगल बन गया है, हर जगह कंक्रीट है, हम कहीं भी कच्चा नहीं रखना चाहते, हर जगह पेमेंट कर रहे हैं, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं, क्योंकि कच्चा छोड़ेंगे तो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। तो कंक्रीटाइजेशन जितना हो सके हमें अवॉइड करना होगा, कम से कम कंक्रीट करना होगा, तभी हम ये समस्या हल कर सकते हैं। तो विक्रांत, आप कोई सोल्यूशन इसमें देखते हैं कि अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि मकान बन रहे हैं और मकानों को बनने से रोकना बड़ा मुश्किल सवाल है, तो आप किस तरह का सोल्यूशन यहाँ देख रहे हैं? बिल्कुल, सॉल्यूशन इसके हैं, बहुत अच्छे सॉल्यूशंस है, सरकार ने भी सजेस्ट किए हैं, एक्टिविस्ट भी सजेस्ट कर रहे हैं। जहाँ तक पानी की बात है, सबसे पहले पानी हम कम से कम निकालें, सबसे पहले हमें ये करना होगा। उसके बाद हमें ये करना होगा कि हम पानी को रीयूज करें, ट्रीट करके रीयूज करें। उसके अलावा हमें ये देखना होगा हम कितने मकान हमें चाहिए। हमें मकान चाहिए 10,000, हम बना रहे हैं 1 लाख। आज भी ग्रेटर नोएडा पूरा खाली पड़ा, हम यमुना एक्सप्रेस पे बसा रहे हैं, हम आगरा तक जाने की बात कर रहे हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से जो लोग मकान खरीद रहे हैं, एक व्यक्ति 4-4 मकान खरीद रहा है, तो इतना इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। जैसे ज़रूरत हो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो, उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन हो। रही पानी के सॉल्यूशन की बात, तो पानी का समस्या तभी हल हो सकता है तब हमारा मिसयूज रुके। जी, अब है इसमें मैं जवाब देना चाहूँगा इनका कि इन्होंने जैसा बताया कि जितने प्रोजेक्ट की उतनी प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे आप ये देखें तो रियल एस्टेट जो है ये सबसे बड़ा आज ग्रोथ ड्राइवर है इंडिया का। 25% ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट मिला लें तो ये सारा रियल एस्टेट से आता है। इससे स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, पाइप इंडस्ट्री है, कितनी सारी इंडस्ट्री इससे फीड होते हैं। तो ये आप चाइना का एग्जांपल देख लीजिए, चाइना में इतने सारे कंस्ट्रक्शन हुए, तब जाकर चाइना की ग्रोथ नज़र आ रही है आज के डेट में। अब ये ग्रोथ को रोकना ये हल नहीं है। हल यहाँ पर ये है कि पानी जो डिप्लीट हो रहा है, ग्राउंड वाटर जो डिप्लीट हो रहा है, उस पर कैसे ये किया जाए, उस पर कैसे रोक लगाया जाए। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत ही अच्छी ये चीज़ है जिसको मैंडेटरी बनाया जाए, और मैंडेटरी सिर्फ कागज़ पे नहीं हो, मैंडेटरी उसकी प्रॉपर ऑडिट हो, एनुअल ऑडिट हो, उसकी प्रॉपर चेकिंग हो, उसके बाद ग्राउंड वाटर चेकिंग हो। STP जो बनाते हैं, STP में आप कितने ग्रे वाटर ट्रीट करते हैं, कितने ब्लैक वाटर ट्रीट करते हैं, ग्रे वाटर को ट्रीट करके आप क्या करते हैं, उसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये सारे चीज़ के लिए कस्टमर्स को भी एजुकेट करने की आवश्यकता है। और साथ में बिल्डर्स इस पे
कोई भी इंसेंटिव लाया गया तो इसको पूरे दिल से इसको अपनाने के लिए तैयार रहेंगे। जी डॉक्टर जैन, आप जाते जाते शायद कुछ कहना चाहते हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। जी, मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि देखिए चेन्नई में अब तक टैंकर आते थे जी। 3 साल पहले इन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू किया। कमाल की बात है, इतना पानी उनके पास है कि वो पानी के सरप्लस हो गए बजाय पानी डेफिशिएंट होने के। जो अभय जी कह रहे थे, अगर गवर्नमेंट को इंसेंटिव दे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए, वी कैन डू वंडर्स। जी बिल्कुल, अगर पॉजिटिव अप्रोच रखी जाए और दोनों के बीच में तालमेल लाना ज़रूरी है। डेवलपमेंट भी अपनी जगह ज़रूरी है, विकास भी चाहिए, लेकिन पर्यावरण के कीमत पर नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों के बीच कहीं ना कहीं संतुलन बिठाना ज़रूरी है। आशा करते हैं कि आगे ये रास्ता ज़रूर नज़र आएगा। फिलहाल आप लोग स्टूडियो में आए और इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, देंगे आपके सवाल का जवाब।